गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी भाग में आपका स्वागत है। मैंने एक सीरीज चलाया था 11 to 13 जेपीसी। उसमें मैंने सोशल साइंस को कंप्लीट कर लिया है। उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट क्वेश्चंस को मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। मैंने पीए एंड पॉलिटी का भी मेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया है। आज मैं उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस दूंगा और उसका मॉडल आंसर भी दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अ, इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में संघ एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों की रचना कीजिए। ये हिंदी का मॉडल आंसर है। मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशंस डिफरेंट पार्ट्स में किया है, जैसा मैंने पहले बताया था। तो इसका इंट्रो इस प्रकार है। भारत एक असंघीय प्रणाली का अनुसरण करता है, जैसा कि भारतीय संविधान में कल्पित है। इसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ताकि राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता दोनों को संतुलित किया जा सके। भारतीय संघवाद में प्रशासनिक और वित्तीय संबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सभी स्तरों पर समन्वय, सहयोग और प्रभावी शासन को सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें दो संबंधों की बात कही गई, प्रशासनिक संबंध, दूसरा वित्तीय संबंध। तो प्रशासनिक संबंध क्या है? संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध का उल्लेख है। इन प्रावधानों का उद्देश्य शासन व्यवस्था में समन्वय और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। पहला, राज्य को केंद्र के निर्देश अनुच्छेद 356 और 257 संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुपालन के लिए केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। साथ ही राज्यों को सुनिश्चित करना होता है कि उनकी कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति में बाधा न बने। सेकंड, राज्य प्रशासन और विधायी नियंत्रण पर केंद्र का प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 जैसे विशेष अवसर पर केंद्र को राज्य विषयों में हस्तक्षेप का अधिकार मिलता है। अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस आदि एक संयुक्त प्रशासनिक ढांचा प्रदान करती है, जिसमें शासन में एकरूपता बनी रहती है। थर्ड, सहयोग और समन्वय की संस्थाएं। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 और क्षेत्रीय परिषद जैसे निकाय केंद्र और राज्य तथा राज्यों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। ये विवाद समाधान और नीति संवाद के लिए महत्वपूर्ण मंच है। फोर्थ, कार्य सौंपने की व्यवस्था। राष्ट्रपति राज्य की सहमति से केंद्र के कार्य राज्य को और राज्य के कार्य केंद्र को सौंप सकते हैं, जिससे सेवात्मक संघवाद को बल मिलता है। दूसरा संबंध है वित्तीय संबंध। भारतीय संघीय व्यवस्था में वित्तीय संबंध अपेक्षाकृत अधिक केंद्रीकृत है। ये संबंध मुख्यतः अनुच्छेद 268 से 293 तक वर्णित है। करों का वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ, राज्य और समवर्ती सूची के अनुसार है। पहला, कराधान शक्तियों का विभाजन। केंद्र को आयकर, कृषि आय को छोड़कर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे कर लगाने का अधिकार है। राज्य कृषि आय, भूमि राजस्व, शराब और उत्पाद शुल्क आदि पर कर लगा सकती है। कुछ कर जैसे जीएसटी केंद्र और राज्यों द्वारा साझा रूप से लगाए जाते हैं, जो सरकारी वित्तीय संघवाद का उदाहरण है। दूसरा, अनुदान और राजस्व वितरण अनुच्छेद 275। केंद्र जरूरतमंद राज्यों को अनुदान देता है और कुछ करों का राजस्व वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों को वितरित किया जाता है। थर्ड, वित्त आयोग की भूमिका अनुच्छेद 280। हर 5 साल में गठित होने वाला वित्त आयोग कर राजस्व के बंटवारे के लिए सिफारिश देता है। इसमें राज्यों की जनसंख्या, आय स्तर और वित्तीय अनुशासन जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। फोर्थ, जीएसटी परिषद। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह परिषद अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में समरूपता बनाए रखने में सहायक है। फोर्थ, फिफ्थ, ऋण और वित्तीय सहायता। केंद्र राज्यों को ऋण या वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से आपातकाल या आपदा की स्थिति में। हालांकि अत्यधिक निर्भरता राज्यों की वित्तीय सहायता स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है। मैंने निष्कर्ष पर लिखा है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध संघीय व्यवस्था की रीढ़ है। संविधान में जहां एक ओर राष्ट्रीय एकता के लिए केंद्र को सशक्त बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर राज्यों को अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता भी दी गई। वर्तमान में भारत सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर से बढ़ रहा है, जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, लेकिन अच्छे शासन के लिए प्रतिस्पर्धा भी करते हैं।
वित्त आयोग और जीएसटी परिषद जैसे संस्थान इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये मेरा हिंदी का मॉडल आंसर है। आगे मैं इंग्लिश का मॉडल आंसर देखता हूँ। इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट्स इन इंडियन फेडरलिज्म। तो इंट्रो इस प्रकार है, India follows a quasi-federal system as envisaged by the Constitution, where the powers and responsibilities are distributed between the Union and the states. This distribution is carefully designed to balance national unity with regional autonomy. The administrative and financial relations between the Union and the states form a critical aspect of Indian federalism, ensuring coordination, cooperation, and effective governance across all levels. The administrative relation is given as follows. Administrative relations between the Union and the states are defined mainly in the Articles 256 to 263 of the Indian Constitution. These provisions aim to ensure smooth functioning and coordination among various levels of government. First, direction by the Union to the state, Articles 256 and 257. The Constitution empowers the Union government to issue direction to the states to ensure compliance with laws made by the Parliament. Additionally, the Union can direct the states to ensure that their governance does not impede the executive power of the Union. Second, control over state legislation and administration. In certain circumstances, uh, the Union can intervene in state matters, especially during national emergencies, Article 352, or President Rule, Article 356. Moreover, all India services such as IAS and IPS provide a unified administrative structure, allowing the Union to maintain some level of control and uniformity in governance across the country. Third, cooperation and coordination mechanism. Institutions like the Interstate Art Council, Article 263, and the Zonal Councils promote administrative cooperation between the Union and states and among states themselves. These bodies are crucial for resolving disputes and promoting policy dialogue. Fourth, delegation of function. The President may, with the consent of the state government, entrust the state with functions of the Union and vice versa. This flexibility enhances cooperative federalism. Second, financial relation. The financial relations between the Union and states are more centralized compared to administrative relations. They are laid out in Article 268 to 293, and the division of taxation power is primarily governed by the seven schedules, Union, State, and concurrent list. First, division of taxation powers. The Union has the exclusive right to levy taxes like income tax, except on agricultural income, custom duties, excise duties, and corporate taxes. States can levy taxes on agricultural incomes, land revenue, and excise on alcoholic liquors, among others. Certain taxes like GST, goods and service taxes, are shared between the Union and the states, making it a hallmark of cooperative fiscal federalism. 2. Grant in aid and revenue sharing. Article 275. The Union government provides grant in aid to states in need, and revenue from certain taxes is shared with the states based on the recommendation of the Finance Commission, Article 280. Role of the Finance Commission. The Finance Commission, constituted every 5 years, recommends how tax revenues should be divided between the Union states and among the states themselves. It considers factors like populations, income levels, and physical disciplines. Uh, Fourth, GST Council. With the introduction of GST in 2017, the GST Council was established to maintain uniformity in direct taxation. It comprises representatives from both the Union and state government and is a successful example of physical federalism in action. Fourth, fifth, loan and financial assistance. The Union government can provide loans or financial assistance to states, especially in the times of need or during national disaster. However, such dependence can sometimes undermine the financial autonomy of states. The conclusion is written in this way. Uh, the administrative and financial relations between the Union and the states in India reflect a blend of centralization and decentralization. While the Constitution provides a strong role for the Union to maintain national unity and integrity, it also allows enough flexibility for states to manage their local affairs. The emerging trend in Indian federalism is one of cooperative and cooperative federalism, where both levels of government work together yet compete to deliver better governance. Institutions like Finance Commission and GST Councils are pivotal in maintaining this delicate balance, ensuring
that India's diverse federal structure function absently. इसका दूसरा प्रश्न है, द 73rd and 74th constitutional amendment have made the rural and urban local government more effective and significant discussed critically. भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों ने ग्रामीण तथा नगरीय सरकारों को अधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण बना दिया, आलोचनात्मक विवेचना की है। मॉरल आंसर इस प्रकार है, भारतीय संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधनों ने ग्रामीण और नगरीय सरकारों को अधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण बना दिया, आलोचनात्मक विवेचना करें। तो इसमें आलोचना की बात कही गई है, तो मैं इसमें आलोचना करूंगा। इसका इंट्रो इस प्रकार है, भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में 1992 में पारित और 93 में लागू किए गए 73वें 74वें संविधान संशोधन मील का पत्थर साबित हुए हैं। इन संशोधनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों और शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इनसे स्थानीय शासन अधिक समावेशी और सहभागी बना, लेकिन इनकी प्रभावशीलता और महत्व पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। संशोधनों की प्रमुख विशेषताएं, 73वें संशोधन भारत के राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज 73वां संशोधन भारत के राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की स्थापना करता है। इसमें हर 5 वर्ष में नियमित चुनाव, अनुसूचित जातियां, जनजातियां और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तथा राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है। 74वां संशोधन शहरी शासन के लिए नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की संरचना निर्धारित करता है। इसमें भी आरक्षण और वित्तीय सशक्तिकरण की व्यवस्था है। साथ ही नगर नियोजन और सेवा वितरण में स्थानीय निकायों की भूमिका स्पष्ट किया जाएगा। महत्व और सकारात्मक प्रभाव, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इन संशोधनों ने शासन को जनता के निकट लाकर लोकतंत्र को गहराई दी है। अब आम नागरिक, विशेष रूप से महिलाएं और वंचित वर्ग सीधे शासन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। प्रतिनिधित्व और समावेशन, आरक्षण प्रावधानों ने वंचित समुदाय को राजनीतिक मुख्यधारा में लाया है। महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। कई राज्यों ने 50% तक आरक्षण भी दिया है। स्थानीय शासन का संस्थानीकरण, संवैधानिक दर्जा मिलने से इन संस्थाओं की निरंतरता और वैधता सुनिश्चित हुई। अब राज्य सरकार बिना प्रक्रिया के इन्हें भंग नहीं कर सकती। फोर्थ, विकेंद्रीकृत योजना और क्रियान्वयन, अब पंचायतें और नगर निकाय मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी जैसे योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। समालोचन और मूल्यांकन, चुनौतियां और सीमाएं, वित्तीय निर्भरता, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से कमजोर हैं। वे राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उन्हें स्वतंत्र आय के स्रोत सीमित रूप से दिए गए हैं। शक्ति हस्तांतरण में कमी, संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में दर्ज 29 और 18 कार्यों को अभी तक अधिकांश राज्यों ने पूरी तरह से नहीं सौंपा है। इससे स्थानीय निकाय स्वतंत्र निर्णय लेने के बजाय केवल योजनाओं को लागू करने वाले बनकर रह गए हैं। तीसरा, क्षमता की कमी, विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों को प्रशासनिक प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी है। तकनीकी व मानव संसाधनों की भी भारी कमी देखी जाती है। फोर्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप और नौकरशाही नियंत्रण, स्थानीय सरकारें अक्सर राज्य स्तरीय राजनेताओं और नौकरशाही के हस्तक्षेप का शिकार होती हैं। इससे चुने हुए प्रतिनिधि की स्वायत्तता प्रभावित होती है। फिफ्थ, शहरी शासन की समस्याएं, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, अव्यवस्थित ढांचा और सीमित समन्वय के कारण नगर निकायों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्मार्ट सिटी जैसे योजनाएं अक्सर निर्वाचित निकायों को दरकिनार कर समानांतर संस्थाएं बना देती है। इसका निष्कर्ष पर लिखा गया, 73वां 74वां संविधान संशोधन निश्चित ही भारत में सहभागी और विकेंद्रीकृत शासन की नींव मजबूत करने वाला कदम रहे हैं। इन्होंने करोड़ों लोगों को सत्ता की प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का अवसर दिया है और स्थानीय सरकारों को वैधानिक शक्ति दी है। लेकिन इनकी पूर्ण सफलता तभी संभव है जब राज्य सरकार वास्तव में शक्ति और संसाधनों का हस्तांतरण करे, स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण में निवेश करे और उन्हें वित्तीय तथा प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाए। तभी जनता के लिए और जनता द्वारा शासन की संकल्पना जमीनी स्तर पर साकार हो पाएगी। इसका इंग्लिश का मोरल आंसर इस प्रकार है,
The 73rd and 74th constitutional amendment have made the rural and local government more effective and significantly discussed critically. Into इस प्रकार है the 73rd and 74th constitutional amendment enacted in 1992 and implemented in 1993 marked a watershed moment in the democratic decentralization process in India. These amendments institutionalized Panchayati Raj Institute in rural areas and urban local bodies in urban areas, providing them with constitutional status. While they have undoubtedly made local governance more inclusive and representative, their effectiveness and significance deserve a nuanced evaluation. Key features of amendment: the 73rd Amendment introduced a three-tier system of Panchayati Raj village, intermediate and district level across states. It mandated regular elections every 5 years, reservation of seats for scheduled castes, scheduled tribes and women 33%, and the establishment of State Finance Commission and State Election Commission. Similarly, the 74th Amendment provided by urban governments, though Nagar Panchayat, municipal councils and municipal corporations. It aimed to decentralize urban planning, governance, and service clearly. Also included provisions for reservations and financial empowerment through State Finance Commission. Significance and policy impact. First, democratic decentralization. These amendments have deepened uh, democracy by bringing governance closer to the people. Million citizens, especially marginalized groups and women, have been able to participate directly to decision-making process. Representation and inclusion second. The mandatory reservation for SC and STs and women have improved representation and given a voice to historically excluded communities. Women's representations in particular has been revolutionary, with many states voluntarily increasing the quota to 50%. Third, institutionalization of local governance. By giving constitutional status to PRI and ULB, the amendment ensures that these bodies cannot be dissolved at the whims of state government without due process. This has strengthened their legitimacy and continuity. Fourth, decentralized planning and implementation. Local government now play a significant role in implementing development schemes such as Manrega, Swachh Bharat Abhiyan, Smart Cities Mission. This has improved last mile delivery service. Critical evolution limitation challenges. First, financial dependence. Despite the constitutional backing, local bodies remain financially weak. The state government often delay or limit the devolution of funds, making PRI and ULB heavily dependent on state allocations rather than independent revenue generations. Second, lack of devolution power. The 11th and 12th schedules of the Constitution list 29 and 18 function of the rural and urban bodies, respectively. However, many states have been reluctant to fully devolve these powers, resulting in local bodies functioning more as implementers than autonomous decision makers. Third, capacity constraints. Many elected representatives at the local level, particularly in rural areas, lack for administrative trainings, educations, and capacity to effectively govern. This is exacerbated by the lack of professional staff and infrastructure. Fourth, political interference and bureaucratic control. In practice, local government often face interference on state level politicians and bureaucrats, limiting their autonomy. Administrative officials sometimes overshadow elected representatives, undermining the spirit of grassroots democracy. Fifth, urban governance challenges. Urban local bodies struggle with unplanned urbanizations, poor infrastructure, and limited coordination among agencies. The Smart Cities initiative, while ambitious, has not always strengthened local institutions but often created parallel bodies bypassing elected ELDs. The conclusion written this way: 73rd and 74th Constitutional Amendment have undoubtedly laid the foundation for a more participatory and decentralized governance structure in the India. They have empowered millions through their direct electoral representations and institutionalized local self-governance. However, their full potential remains unrealized due to inadequate devolutions of power, financial dependency, and administrative constraints. For these amendments to be truly transformative, states must commit
to genuine decentralization, strengthen institutional capacities at the grassroots, and ensure the local bodies have the financial autonomy and administrative support needed to function effectively. Only then can the spirit of government of the people, by the people, and the for the people be realized at the local लेवल। मैंने दो प्रश्नों का मॉडल आंसर दिया, आपको कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आगे भी ऐसा वीडियोस आते रहेगा और साथ में खोटा का भी बैच स्टार्ट होगा, आप इससे जुड़े रहें। धन्यवाद।